पूछना चाहती हूँ कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि मैं, एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले जो बाद में हमने देखा। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर करा गया। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, दो वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ,
थ्रू द सीएम्स रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है। दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल, 2 वीडियो सोर्सेज हैं, और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी, तब ले रहे। जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग, कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज क्वाइट ग्रोस। ही, आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वॉज पुल्ड अप, एज पर दिस यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे? इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वजह से नाराज थे? क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई? और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थी कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से? जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे, और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया, और वो मुझसे अभी तक नहीं मिले। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है, और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से
टॉर्चर करो। तो ये मुझे जो दिख रहा है इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, बट डेफिनेटली आई वांट द दिल्ली पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग हैं एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है कि ये वो घर इतना बड़ा है कि आप ड्राइंग रूम में आपको मारा जा रहा है और बाकी जो कमरे हैं अगर कोई उन कमरों में है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा? ऐसे हो सकता है क्योंकि आप जानती हैं, आप गई हुई हैं उस घर में। तो उस घर में जब मैं गई थी तो पहले मैं डाइनिंग रूम के बाहर गेट तक गई थी। डाइनिंग रूम का गेट हमेशा खुला रहता है, तो मैं वहीं पे थी। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम बिल्कुल आसपास है, तो जो वो गेट खुला हुआ था और मैं उस कमरे में ड्राइंग रूम में पिट रही थी। तो अब ये दिल्ली पुलिस बताएगी कि मैं जब इतनी ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी तो वहाँ पे जो लोग थे वो क्यों नहीं आए या उन तक आवाज़ नहीं गई। मतलब बहुत अजीब बात है। और एक बात बताइए कि अगर आवाज़ नहीं गई तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई एम द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे बाहर निकाला जा रहा है तो तब तो कोई आता, तो तब भी कोई नहीं आया। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन विभव जी? आई नो हिम सिंस 2006 ओनली। सिंस 2006? Yeah. क्या वो बहुत करीबी रिश्ता है उनका अरविंद जी के साथ? हाँ, स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। तो ये सब बातें हैं एंड डरती है? क्यों बिल्कुल। डरते हैं लोग? लोग डरते हैं। उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप ख़त्म हो पार्टी में। इस पार्टी में पहले भी वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं, रफ ट्रीटमेंट। कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पांव चलना पड़ता है अरविंद जी के आसपास। इज इट अ कल्चर ऑफ वायलेंस विच हैज़ बीन प्रमोटेड राइट फ्रॉम द टॉप? आप क्या मानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गई हूँ तो अब मेरे पास अब क्या बोलने को बचा है। फैक्ट तो यही है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, और अगर शायद इतना नहीं मारते तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती। मतलब व्हाट इज़ माय मोटिव? आई एम गोइंग टू रन द वीडियो। आपको नहीं देखना हो तो आप ना देखें, पर अपने व्यूअर्स के लिए आई एम गोइंग टू रन इट। यू डोंट नीड टू लुक एट इट। उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट द रूम। देयर इज़ अ शेकी वीडियो जो रिलीज़ हुआ है, अभी तक सोर्सेज नहीं पता, इट वाज लीक्ड टू द मीडिया। तो हम भी नहीं कह सकते ये किसने रिलीज़ किया, बट इट्स ऑब्वियस कि अगर सीएम के घर के अंदर का वीडियो है तो somebody close to the CM और close to the security personnel have released this video. अब इस वीडियो में जो हुआ है, आफ्टर दिस यू मेक अ कॉल टू द पुलिस। पहले आप कहते हैं सीएम और विभव ने पिटवाया। मैम एक सेकेंड जी। सो ये जो वीडियो है, ये जब मैं पिट चुकी थी, मैंने 112 के ऊपर कॉल कर दी थी। उसके बाद जब विभव ने ये देखा कि ये 112 की कॉल हो गई है, उसके बाद वो भाग कर गया, सिक्योरिटी वालों को गेट से लेकर आया, और जैसे ही सिक्योरिटी वाले घुसे हैं उसके बाद इसने वीडियो बनानी शुरू करी है। पर मैम वो जो वीडियो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैं सिक्योरिटी वालों को चीख चिल्ला के बता रही हूँ कि मेरे को कैसे मारा गया है, मुझे कहाँ कहाँ मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा
मारा गया है। मैं सिक्योरिटी वालों को बता रही हूँ कि 112 नंबर पे मैंने कॉल कर दी है और पुलिस को आने दीजिए, पुलिस एक बार आ जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बिकॉज अदरवाइज दे विल टैम्पर विद। Now you are without any kind of a बैसाखी। अब आप अकेले हो, अब आपको अपनी ज़िंदगी ढूंढनी है। तो वो अगर वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दिक्कत है बहुत। अगर वो समझदार नहीं बनेगा तो वो लुट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको खाली हाथ अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ बिहार का आदमी वापस नहीं जाना चाहता है। वाह वाह, मतलब कुछ बन के वापस आओ। मैं बन के जाऊंगा, वाह। नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा नेशनल स्कूल ड्रामा में हुआ तो मुझे लगा कि मैं व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। तो अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होंगे तो आप एक कदम नहीं चल पाओगे। दुनिया खा जाएगी, खा जाएगी आपको, बिल्कुल खा जाएगी। शुरू में तो खाने के लिए, रहने, छत के लिए, इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट होते हो। फिर जो जिस जगह पे काम कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करो ताकि आपको इज़्ज़त मिले, आपका नाम हो, ताकि आपको कुर्सी मिले, है कि नहीं। तो वो शुरुआत कर रहा होता है ज़ीरो से बड़े शहर में, है ना। ये आपके लिए अर्ली 90s था? हाँ जी, अर्ली 90s नहीं, उससे भी पहले था, लेट 80s, मिड 80s। हाँ, मिड 80s। शर्म फील होती है आपसे बात करते हुए। मतलब मैं अभी 9 सालों की घिसाई की वजह से रो रहा हूँ, आपकी घिसाई मेरे जन्म से पहले चल रही है। जी सर, आपके भी बात के बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने जन्म लिया होगा या लेने वाले होंगे। लेकिन वो लंबी यात्रा है, लेकिन भूख नहीं मरी है। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ चला गया हूँ, सब कुछ है, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें उनको जो संतुष्टि शायद पिछले जन्म का है उसको पूरा करना है। वो भी जो है जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक अध्यात्म पूरी तरह से जा नहीं पाऊँगा। तो वो भी उस भूख को भी मिटाना है पूरे तरीके से। वो भूख है कला की, वो भूख है मेरे अपने जुनून की। वो ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा है। अब लोग कहते हैं कितना काम करोगे, मैं उनको बोलता हूँ या पहले नहीं मिलता था तो बोलते थे कि क्यों नहीं काम करते हो, और अब काम कर रहा हूँ तो कहते हो यार कितना काम कर रहे हो। तो समाज जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे वो संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अब अगर मिल रहा है मुझे जो इतने सालों में नहीं मिला काम, अच्छे काम, और जिसके लिए मैं घर पे बैठता था उसके तलाश में, उसके इंतज़ार में, अगर मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। भगवान मेरे अंदर में ऊर्जा दे रहा है, और वो ऊर्जा दे रहा है ताकि मैं उस भूख को शांत करने की तरफ बढ़ूं, है ना। वो भी आवश्यक है मेरे लिए। जो हमने स्टार्ट में थोड़ी सी बात करी कि बहुत बिजी हो आजकल, फिर मैंने भी कहा कि हाँ सर, मतलब बहुत काम चल रहा है, पर वही एक फीलिंग रहती है कि एक ज़माने में काम नहीं था। बिल्कुल, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल। तरसते थे। You should be grateful. You should always think about that time when you didn't have work. भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। शूल किया उसके बाद भी काम नहीं था, कौन किया उसके बाद भी काम नहीं था, अक्स किया उसके बाद भी काम नहीं। तो अच्छे काम किया मैंने, बड़ी तारीफ भी हुई, लेकिन काम नहीं। तो आज अगर आपके पास लोग काम लेके आ रहे हैं तो उस समय की इज्जत तो करनी पड़ेगी आपको, और उस काम की इज्जत करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए शायद मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, बात करते हुए बात निकल रही है, शायद मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी हूँ, ईमानदार हूँ, शायद इस वजह से भी कि आई एम ग्रेटफुल टू दिस मोमेंट व्हेन आई गेट टू डू द काइंड ऑफ रोल्स एंड द फिल्म्स विच आर नॉट कमिंग टू मी अर्लियर, राइट। तो इसीलिए मैं बहुत अपने थकान के बारे में भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि उस वक्त कीचड़ में बैठकर दर्द फील होता था। हाँ, राइट। मैं खुद को इस नजर से देखिए, वो समय बिना काम के तो आप अच्छे सोफे पे बैठो तो दर्द महसूस होता है। वाह। सोने के घर में भी कोई जाके बिठा दे तो आपको लगेगा कि ठीक है ना यार, कब जाना है।
क्योंकि आपके पास काम नहीं होता है ना, तो फिर सोने का घर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ज्योतिष आए थे शो पर, उनका नाम है अरुण पंडित, और वो यूट्यूबर भी है। उन्होंने कहा कि 2024 इज ईयर ऑफ शनि, मतलब शनिदेव का ज़्यादा प्रेजेंस है। पर शनिदेव ये चाहते हैं कि हर कोई ज़्यादा काम करे, ज़्यादा मेहनत करे। और पता नहीं क्यों, पर मैंने भी आसपास नोटिस किया कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, या स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पता है आपको, पिछला साल केतु का था लेकिन मैं पिछले साल भी बहुत काम करता पर इस साल ज़्यादा फील हो रहा है। नहीं, इस साल ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, लेकिन हाँ वो एक्चुअली अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 2024 पूरा ऐड करके कितना आता है? 8 आता है। 8 नंबर किसका होता है? शनि का होता है ना। तो पैसे भी देखिए, लेकिन अड़चन भी है, थकान भी है ना। लेकिन शनि इन सब चीज़ों के अलावा, शनि आपको जो है बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग प्लैनेट माने जाते हैं। तो बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आपको सिखाते हैं, आपको थकाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अध्यात्म के भी देवता हैं। शनि अध्यात्म के ग्रह हैं, तो उस तरफ भी आपको लेके जाते हैं, उसके बारे में भी आपको चेताते हैं कि अपनी सोल के बारे में भी तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी लेके घूम रहे हो, सोल का क्या है ना। तो उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए वो कहते हैं। सेम केतु के साथ में भी है ना। अब जानते हो ज्योतिष हैं? अब ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हूँ मैं ज्योतिष? हाँ, ज्योतिष। वाह। हाँ, और मेरे ज्योतिष में जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु भाई हैं आनंद आचार्य जी, वो आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं। ओके। उससे बड़ा ज्योतिष इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और इस उम्र में कम से कम नहीं भी तो 3000 किताबें पढ़ चुका है। उनके नाना जो थे बहुत बड़े ज्योतिष थे, केलकर साहब जी। आपने खुद की 7.5 को एक्सपीरियंस करी? बहुत हो गई, खत्म हो गई? जब आई थी तो मैं बिना काम के घर बैठ गया था, बीमार भी रहता था, लेकिन चूंकि मैं जानता था कि ये वो पीरियड है। आप जानते थे कि पीरियड? हाँ, वो पीरियड है, तो मैं जानता था कि इसमें मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। मैं जानता था कि काम सूख जाएगा, मैं जानता था कि मैं बीमार पड़ूंगा, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसमें ज्योतिष जानने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? इट्स लाइक अ गाइड है कि भाई यहाँ ये थोड़ा खराब ये आने वाला है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप समझ लो कि आप और अभी से तैयारी करो कि उस समय तुम क्या करोगे, है ना, ताकि तकलीफ कम हो। तो वो तैयारी आप शुरू कर देते हैं। तो मैं तैयार था और वो आया भी, और एग्जैक्टली आपको पता था 7.5 में से 5 साल तो बहुत ही रगड़ाई है, बहुत तकलीफ है। पैसों की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें, मेरा पूरा कंप्लीट डाउनफॉल था। आई वेंट लाइक दिस एंड आई केम शूटिंग डाउन लाइक दिस, एंड आई न्यू दैट in that time people are going to write me off completely and forget about me, and that happened. सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, पर तब शर्म से डर था? नहीं, शर्म से नहीं डरता। नहीं, मुझे थोड़ा शर्म से डर फील होता है। अच्छा, मुझे ना फेलियर से कोई शर्म नहीं है। मैं कभी भी सफलता और असफलता को ये मौका नहीं देता कि वो मुझे डिफाइन करे, क्योंकि आदमी जो है वो सफलता और असफलता से परे है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर है, जो आप हैं, उसका सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन बनाया हुआ है कि सफलता है तो आप बड़े कमाल हैं, असफल हैं तो आप गधे हैं। तो ये एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है। ये उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे अमूमन ज़्यादातर दोस्त बहुत सारे वो हैं जो आपकी सफलता के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सफल आदमी है वो, क्योंकि संतुष्ट है। लेकिन व्यक्ति बहुत बड़े हैं, वो व्यक्ति बहुत बड़े हैं। मेरे लिए सफलता उनकी वो है। आपकी सफलता हिट हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, असफलता के मायने फ्लॉप हो सकता है, सफलता के मायने हिट हो सकता है। मेरे लिए वो नहीं है। मैं देखता हूँ कि व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति क्या
किस चीज़ से बना है, इसकी यात्रा क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं जिस आदमी के साथ बैठ रहा हूँ क्या मैं उससे गेन कर रहा हूँ, या एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी असफलता होने पे वो दिन भर घुटे जा रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो सफलता पाने पे वो गुरूर की सीमा पार कर चुका है। मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर इनके अंदर में वो गहराई नहीं है कि ये किसी और को कुछ दे पाए, क्योंकि वो खुद में ही बड़े मग्न हैं। वो यहाँ से निकल के इधर नहीं देख रहे हैं, वाह। है ना, वो खुद में ही इतरा रहे हैं, या खुद में ही घुटे हुए हैं क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई या उनको काम नहीं मिल रहा है। उससे आगे अगर हम नहीं देखेंगे ना, कल को आप बूढ़े होंगे, कल को आपका टाइम जाएगा, फिर करोगे क्या? कल आप क्या करोगे जब ये सब चला जाएगा? तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जो है आपका कैमरा इधर ही रहा अपने तरफ ही कैमरा घुमा करके आप खड़े हो। आई थिंक हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ वो कैमरा यहाँ से वहाँ मुड़ता है। बिल्कुल। और आइडियली आपके कॉलेज लाइफ के दौरान होना चाहिए ये, पर नहीं होता लोगों को। तो वो बड़ा ब्लेस्ड व्यक्ति होता है जो बचपन से या कॉलेज लाइफ के बाद या कॉलेज लाइफ से के समय से उसको ये ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान तभी हो सकता है जब आपकी संगत अच्छी हो। आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। या ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हाँ, या अगर आपने सही पॉडकास्ट सुने तो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोनलीनेस बढ़ चुका है, लोगों के दिलों में अकेलापन बढ़ चुका है। उस अकेलेपन को पूरा करने के लिए लोग पॉडकास्ट सुनने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि हम उसी कमरे में बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे इंटरव्यूज़ की बातचीत करते हैं, जो कि पहले नहीं होता था कि कोई मेरे इंटरव्यूज़ की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो देख रहा है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है जिससे उनको बड़ा खबरदार रहना चाहिए, मुझे लगता है। ये लोनलीनेस का पूरा जो जड़ है वो डिजिटल कंजम्पशन भी है। आपका कार में बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप खिड़की के बाहर जो है पेड़ जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो कार जा रही है, जो इमारत है, जो खेत है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, आपके पास में उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। सो यू आर द रीज़न फॉर योर लोनलीनेस। दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपस में बैठ के ब्रो करते हो लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं, कोई यार नहीं है। बिहार में भी, मेरे गांव में है। मतलब गांव में है, लेकिन छोटे शहर बदल रहे हैं अब। मैं देख रहा था एक दिन एक होटल में, जुहू बीच के किनारे एक 5 स्टार में कमरा था जहाँ मैं तैयार हो रहा था, और मैं खिड़की की तरफ फेस करके बैठा था। वहाँ मेरा मेकअप हेयर चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों को जुहू बीच पे, उधर से बहुत लहरें आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें। पता है लोग क्या कर रहे थे? खड़े होकर लहरों को नहीं देख रहे थे, वो रील बना रहे थे। लहरों की रील बना रहे हैं। आप लहरों को नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप लहरों को कैमरे की आंख से देख रहे हो। सो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट मोमेंट, you are trying to capture in your camera, you are more interested in that. पर ये वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन ऑफ फिल्म मेकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है कि इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप, थोड़ा रिकॉर्ड करने का मूड फील हो जाता है। पता है जो जितने भी ग्रेट फिल्म मेकर हैं ना, आप सबके इंटरव्यूज सुन लो, देख लो, जितने ग्रेट फिल्म मेकर हैं सबके सब मोबाइल से अलग है ना। हमारे हिंदुस्तान में भी, और उधर के जैसे नोलन का एक बार मैं सुन रहा था कि उसके पास में कोई गैजेट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, वो स्क्रिप्ट ले करके
खुद ही जाता है सबके पास में, वो भेजता भी नहीं है ईमेल से, वो सारे एक्टर्स के पास जाता है, वाह, वो देता है। मार्टिन स्कॉर्सेसी और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे आर कम्प्लीटली अवे, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ को इतना एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो लिखते हैं, राइटर्स के साथ बैठते हैं, सो दे आर कैप्चरिंग लाइफ इन अ हियर एंड देन ऑन द पेपर एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, एंड अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं उस जीवन के बारे में, उस मोमेंट के बारे में। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर यहाँ भी हैं, बहुत सारे, देवाशीष मखीजा जो फिल्म मेकर है, या कनू बहल, ये सब बड़े अच्छे माइंड हैं, राम रेड्डी, इनको अगर आप मैसेज करोगे तो जवाब आज नहीं आएगा शायद 4 दिन के बाद आ जाओ तो आप भाग्यशाली समझोगे अपने आप को। जी 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 क्योंकि अपने में रहता है। क्योंकि वो रचना कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर वो जीवन का अनुभव ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो सारे काम वो जानते हैं कि मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगा, मैं इससे यूज़ नहीं होऊंगा। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना और सोशल मीडिया से यूज्ड होना 2 अलग चीज़ें हैं रणवीर, और ये कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ेगा। मुझे पॉडकास्ट देखनी है, आई एम इन लव विद पॉडकास्ट, आई विल डेफिनेटली वॉच पॉडकास्ट, बट आई असाइन दैट टाइम, हाउ मच आई एम गोइंग टू वॉच। रेस्ट ऑफ टाइम हमारी स्ट्रगल रहती है यार न्यू जनरेशन के साथ में, यार बाहर तो देख लो यार, गाड़ी से जाते हुए, मैं यहाँ से जाता हूँ कोल्हापुर जाता हूँ, मैं सतारा जाता हूँ, या फिर मैं शोलापुर जाता हूँ, मैं बार बार जाना चाहता हूँ, उस यात्रा पर जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो आदमी मोबाइल में घुसा रहेगा उसको जर्नी का अंदाज़ा क्या होगा? उसको महाराष्ट्र की जो मिट्टी दिख रही है, उसके मिट्टी में और बिहार की मिट्टी किस कलर की होती है उसको पूछ लो, उसको पता ही नहीं होगा। वाह, पता ही नहीं होगा। सड़क के किनारे महाराष्ट्र में कौन कौन से पेड़ दिखते हैं और बिहार में गांव की तरफ जाते हुए कौन कौन से पेड़ ज़्यादा दिखते हैं, ये उसको अंदाज़ा नहीं होगा। तो जीवन जब इस तरह के, देखिए मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमको अवेयर होना चाहिए कि हम कितना काम अपने ऊपर करें और कितना जो है हम बाकी चीज़ों को देखें। पॉडकास्ट अगर सिखा रहा है बहुत अच्छी बात है, और ऐसे सीखने वाले, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि पॉडकास्ट से सीखते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सीख रहे हैं ना उसको लागू करो। जब तक मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा उसको, मैं तुम्हारा पॉडकास्ट सुन के क्या कर लिया, फिर सिर्फ सुन लिया, ओह बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बट व्हाट एम आई डूइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ? ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वेव भारत के इंटीरियर्स में आ चुका है, हर जगह, हर जगह डेवलप करने लगे काफ़ी, मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा शो के डेटा के थ्रू। जी। लोग अब गहरा कंटेंट चाहिए। नहीं, क्योंकि लोग जैसा आपने कहा, एक फटीग तो आएगा रणवीर, और बहुत सारे लोगों में फटीग आ रहा है या आ चुका है। एक फटीग आता है भाई, फेसबुक का फटीग आया, वहाँ भी आ चुका है। ट्विटर का, हाँ सब जगह पे ट्विटर का भी फटीग आता है, इंस्टाग्राम का भी फटीग आया, अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे रील बनाने का भी एक फटीग आ रहा है, वाह, है ना। तो वो अब वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ती जा रही है, कितनी बार वही चीज़ करेंगे। ये जो हमने कहा कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वेव आ रहा है, आई रियली फील कि ये जो ऑल ऑफ अ सडन बूस्ट मिला है पिछले 10 सालों में, हाँ, वासेपुर के बाद, राजनीति से, हाँ, क्योंकि उस समय तक मेरी 7.5 चल रही थी पर एट द सेम टाइम जब आपकी 7.5 खत्म हुई, आई वुड से पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब मैं कहूँगा कि फैमिली मैन सीजन 1 आया के पहले सत्यमेव जयते, बागी 2, ये सब बड़ी सक्सेसफुल फिल्में थी, मेरे पास काम बड़े आ रहे थे जी। और मैं इंडिपेंडेंट फिल्म में करने का बहुत सारा फिल्म करने का डिसाइड कर चुका था कि यार मुझे इंडिपेंडेंट फिल्में भी करते रहनी चाहिए। मैं एक ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ये करूँगा तो मैं वो करता था, मैं ये करूँगा तो ये करता था। जब फैमिली मैन सीजन 1 कर रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा, यार एवरीथिंग इज़ ऑल राइट नो, तुम यार ये क्या सीरीज़ कर रहे हो,
मैंने कहा नहीं शबाना, ये क्या है कि ये इट्स अ बिग थिंग इन यूएस और यहाँ भी ये पीक करने वाला है. सो तुम शबाना को नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या तुम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हो ना. वी आर वेरी हैप्पी, यू नो, वी आर वेरी हैप्पी. वही करो जो तुम्हारा मन करता है. मैंने कहा नहीं यार, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ. दिस इज़ अ वेरी गुड शो, you know, and shows are doing very well in US and all over the world. इंडिया में अब इसको पीक करना बाकी है. सीज़न 1 आया, सीज़न 2 की शूटिंग कर दी हमने और फिर पैंडेमिक आ गया ना. पैंडेमिक के आने के बाद हमारे भारत में एकदम से उछाल मारा. उस समय पैंडेमिक के कारण ही पॉडकास्ट भी बहुत पॉपुलर हुआ. हाँ, भारत बदल गया. पूरे तरीके से भारत बदला. और OTT का जो माहौल बना कि उससे अभी तक उबर नहीं पा रहे लोग, अभी तक नहीं उबर पा रहे, क्योंकि एक दुनिया देखी उन्होंने, एक कहानियों की एक अलग दुनिया, एक अथाह समंदर देखा उन्होंने. लोग तेज बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, और जानते हैं कि हमको क्या करना है, हमको अपने पैसे का कहाँ सही उपयोग करना है. वो बहुत, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है ना हमारे भारत में, जो पैसे देने वाला वर्ग है, जिसकी आकांक्षाएं हैं, वो डिसाइड करता है हर चीज़ें. तो उसने डिसाइड कर लिया कि भैया हमारे सामने ये OTT है और ये हमारा मनोरंजन जिस तरह से भी चाहें वो कर रहा है और मुझे इतने में ये मिल जाता है. तो वो अपने पैसे का उपयोग कैसे करेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं. आई फील कि आप हमेशा एक बहुत स्मार्ट एक्टर थे, पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी. सॉरी, ये थोड़ी कठोर बात है. हाँ, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो दुनिया से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ने शुरू में ही कह दिया था मुझे, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, यार हमें नहीं पता कि यार तुम्हारा करें तो क्या करें. तो मुझे बात समझ में आ रही थी, बिकॉज मैं ना हीरो दिखता हूँ ना विलन कंप्लीटली दिखता हूँ, और दूसरा ये कि जो मैं करना चाहता था वो उनके पास था नहीं. लेकिन मैं राजनीति से पहले मैं ऑलरेडी जो है काम मांगना शुरू किया था अपने, क्योंकि काम था नहीं तो काम मुझे मांगना पड़ता था. रोज़ सुबह मैं जब नहा धो करके अपने सारे योग, ध्यान, एक्सरसाइज, नहाना धोना, पूजा पाठ करना करके, नए कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के मैं सोफे पे बैठ के मैं काम मांगता था. तो मेरे लिए वो ऑफिस था, काम पे जाना था. काम पे कहाँ जा रहा हूँ? सोफे पे जा रहा हूँ, जहाँ बैठ करके मैं काम मांगूंगा. टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. इट वॉज अ टफ टाइम, बट मैंने उसको शायद मुझे अच्छी समझ उस समय आई कि मैं हर दिन तैयार होके बैठूंगा, चाहे मैं भले कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैक पैंट में नहीं रहूँगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं परफ्यूम लगाऊंगा कि मैं काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि सोफे पे बैठ के मैं काम ही मांग रहा हूँ, वो भी काम है. ये होती है बिहारी मजबूती. बिहारी जिद, बिहारी मजबूती, बिहारी घिसाई. छोटा सा एक मेंशन करना है मुझे. हाँ, कर दो. मेरे भाई जैसा है, इक्लिप्स नोवा. वो IIT में पढ़ रहा था. मैं IIT दिल्ली गया एक शो के लिए, जो भी वो शो को होस्ट कर रहा था. उसमें मुझे कुछ दिख गया. हाँ. वो ओरिजिनली बिहार से. हाँ. और मैंने उसको बोला था कि आपके साथ कभी तो हमें काम करना है. हाँ. फिर जब पैंडेमिक आ गया, एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की वजह से उसे मुंबई बुला लिया और वो मेरे गराज में रहता था. बिहारी मजबूती. हाँ, बिल्कुल. कॉमेडी एक्टर्स कभी भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीतते. आपको लगता है ये सच बात है? लाइफ इज ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है, तो यहाँ पे पार्टनर करने पे बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता? जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला. बॉलीवुड में कॉमिक एक्टर्स अब मिस हो रहे हैं. विजय राज सर, जॉनी लीवर सर. नहीं, जितने आपने नाम लिए हैं आज ये बेस्ट काम कर रहे हैं और बॉलीवुड का बेस्ट हिस्सा बने हुए हैं. न्यू एक्टर्स में आप लोगों की क्लास के बाद उस लेवल पे कोई कॉमेडी करता है? बहुत सारे लोग करते हैं. अभी न्यू क्लास पे अभी हम जिंदा हैं.
बॉलीवुड में बहुत लोग प्रेशर के थ्रू जा रहे होते हैं। आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाद कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जाता है। जितना सफल होना है मुश्किल, उससे 10 गुना मुश्किल है सफलता को कैरी कर पाना। इनसिक्योरिटीज होना अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटीज हमें हेल्प करते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स पे वर्क करने में। वो हमें हेल्प करते हैं टू इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइंड कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमें कमियां कहाँ हैं। बिकॉज रियलिटी तो यही है कि सब में इनसिक्योरिटीज होती है, बट डिफरेंस बस इतना ही है, हम क्या डिसाइड करते हैं, कैसे हम हमारी इनसिक्योरिटीज पे दैन देके वीक एंड स्मॉल फील करते हैं, या हम उन्हीं इनसिक्योरिटीज को देख के डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ पे ऐसा फोकस करेंगे दैट वी विल एक्चुअली बिकम बेटर इन लाइफ। एंड हमारे पास हमेशा लाइफ में एक चॉइस होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज वॉट यू मेक ऑफ इट। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे आज के गेस्ट की, जिन्होंने चूज़ किया कि अपनी इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस को अपनी इनर स्ट्रेंथ में वो टर्न करेंगे। ये काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में देखे गए हैं, जैसे चुप चुप के, ढोल, भूल भुलैया। एंड आज के एपिसोड में हमने ये जाना है कि जो एक्टर्स हमेशा ऑन स्क्रीन सबको एंटरटेन करते हैं, क्या वो रियलिटी में प्रेशर में जीते हैं? क्या कॉमेडी स्लोली बॉलीवुड से ख़त्म होते जा रही है, डाउन होते जा रही है? और क्या रिग्रेट्स हैं राजपाल यादव, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनके अपनी लाइफ में? सो एंजॉय द शो। इस एपिसोड में आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक इंसान की खुद से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। पर बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेहतर पर्सपेक्टिव मिल सके। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। एंजॉय द शो। जब आप इधर आए टीवी इंडस्ट्री से फिर आप मूवीज़ में, फिल्मों में आए, हर टाइम शुरू से कॉमेडी ही चूज़ करना है, ऐसा कुछ आइडिया था? नहीं, कभी नहीं। कॉमेडी जो मिलेगा वो करना है, जो मिलेगा उसको जीना है। और हमारा पहला रोल कुली का एक सीरियस रोल था। फिर आप कह सकते हैं जंगल में नेगेटिव रोल का अवार्ड ही मिला, तो प्रॉपर वो ह्यूमन बुचर था। फिर उसके बाद में एक प्यार तूने क्या किया फिल्म आई, उसमें मुझे कॉमेडी कैरेक्टर मिला। मुझे नहीं मालूम कॉमेडी कैसे होती, लेकिन वो कैरेक्टर जो था वो कॉमिक इंटरल्यूड का था। फिर उसके बाद में कंपनी में एक सपोर्टिंग रोल। फिर उसके बाद में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ मेन लीड। तो हमने जर्नी में ये नहीं सोचा कि ये कैरेक्टर चूज करना है, ये कैरेक्टर करना है, कॉमेडी करना है। लेकिन मुझे ये पता था कि थिएटर हमने किया है 10-12 साल, कि हमें अगर कॉमेडी में मिला तो हम उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं, नेगेटिव मिला तो उसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार हैं, और सपोर्टिव मिला तो उसके लिए भी। लेकिन हमें लीड पे जाना था। हमने थिएटर में 90% रोल सब लीड में किए। तो आज सपोर्टिंग रोल भी जब करता हूँ कि किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है, किसी फिल्म में 2-3-4 सीन है, तो भी मैं लीड के ही तरह करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं, सपोर्टिंग एक दूसरे के को एक्टर तो होते हैं, कोई एक सीन में आता है, कोई 50 सीन में रहता है, लेकिन जिस सीन में हम आप दोनों हैं तो उसमें तो दोनों लीड में हैं। हाँ। तो कभी ये नहीं कि ये 100 सीन हैं मुझे करने हैं, तो हर सीन में कोई न कोई अभिनेता के साथ इंटरेक्शन करना है, तो जिस सीन में जो अभिनेता है वो लीड ही है। इस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड या एक्टिंग या फिल्म्स में बहुत लोग बहुत प्रेशर के थ्रू जा रहे होते हैं, किसी ना किसी प्रेशर पे, क्योंकि पूरे टाइम प्रेशर होता है रेलेवेंस का। एक दिन हो आपको पूरी दुनिया आपके आसपास घूम रही है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, फोटोज़ खिंचवाना चाहता है। फिर 2-3 साल अगर थोड़ा कम चला काम, या थोड़ी 1-2 मूवी बेकार हो गई, तो फिर एकदम से लो होने लगता है। फिर आपको दूसरे लोग दिखते हैं कि यार उसका काम चल रहा है, ये तो मुझसे बेकार करता है। फिर भी बहुत बार ऐसे हम लोग ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन ऐसे थॉट्स आते हैं। पूरे टाइम कांस्टेंट एक प्रेशर में चल रहे होते हैं कि पब्लिक को हम कैसे लग रहे हैं। इसकी वजह से लोग काफ़ी प्रेशर में जीते हैं या रेलेवेंस में जीते हैं। आपको लगता है रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं, रियलिटी देखिए, रील बहुत कंफ्यूजन देती है। रील क्योंकि रील हवा में है ना,
कोई चित्र बना और उसमें आपने जान फूंक दी अपने इस शरीर से, तो वो चलचित्र में बदल जाता है कि मतलब कोई शब्द सोचा, उसको मुंह से बोला, चल वही तो होता है ना। कोई चित्र बना और चित्र को आपने जिया, वो चलचित्र बन गया। इसमें एज ए पर्सन मैं भी कुछ कहने की हैसियत में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत सही क्वेश्चन है। बहुत प्रेशर, और आई थिंक आपके इस्टेब्लिशमेंट के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है कि पहले तो आपको कम से कम ये आसानी रहती है कि आपको कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली, जिम्मेदारी मिलती तो आप बहुत कुछ कर देते। हाँ। और आपको एक जिम्मेदारी मिल गई और आप छा गए, और उसके बाद में अब कैसे जिम्मेदार बनो ताकि आप मतलब ये कैरी कर पाओ। तो जितना सफल होना है मुश्किल, उससे 10 गुना मुश्किल है सफलता को कैरी कर पाना। तो वो प्रेशर, मैं सबसे यही सलाह देना चाहूँगा और सबसे सलाह लेना चाहूँगा कि किसी भी कंडीशन में एज ए पर्सन स्ट्रांग बनो। पर ऐसा एक प्रेशर और नहीं आता इस पे कि आपको एक तरीके से ऑडियंस परसीव करती है, ऑडियंस आपको एक तरीके से देखती है, तो अब आपको उसी इमेज के ऊपर जीना पड़ता है। नहीं, आपको ये आपकी सोच है ना कि उसी इमेज के ऊपर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है। हाँ, ये आपकी सोच है ना कि आपको उसमें जीना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ आपके साथ वो आपने नहीं सोचा था, तो जो होना है उसको भी आप मत सोचो, इंतज़ार करो। कोशिश करेंगे कि अच्छी नेक नियति और ताकि मंजिल सबकी भी आगे की तरफ आसान हो जाए। तो कभी प्रेशर नहीं आता इसका अब आपको? नहीं, प्रेशर आता है, लेकिन उसको सहन करने की क्षमता ईश्वर, वो बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न देता कि मन का विश्वास कम ना हो। थोड़ा ना अब आपकी प्रोसेस पे आते हैं। आप रोल कैसे चूज़ करते हो? मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसमें जानने के लिए, क्योंकि आप जो रोल चूज़ करते हो, किलर रोल चूज़ करते हो, हर रोल में ऐसा लगता है वो आपके लिए बना गया है। क्या प्रोसेस होती है चूज़ करने के? मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ मूवीज़ जिसका मैं खतरनाक फ़ैन हूँ और मैं वो इतनी बार देख चुका हूँ, शायद बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनकी मूवीज़ इतनी बार देखता हूँ। जैसे चुप चुप के एक वो मेरा रोल है, मतलब मैं उसमें तो, जैसे मेरे फादर का डिटर्जेंट ब्रांड है और मैं डिटर्जेंट करता था, मैं मेरी लाइफ में हर बार वो मूवी देख के ऐसे बोलता हूँ मेरा डिटर्जेंट होना चाहिए था यहाँ पे। इतना ज़्यादा मुझे वो रोल पसंद है। उस एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पर आप कपड़े धोने की बात करते हो कि मुझे आता है अच्छे से, मैं इसको सिखा दूंगा रोल पे, और उधर टाइट डिटर्जेंट पड़ा रहता है, आपने याद? तो मुझे हमेशा ऐसे, मतलब वो इतना मेरे को प्रोफेशनली भी अफेक्ट करा, पर्सनली भी अफेक्ट किया कि ये जो सीन है ना, आई थिंक ये बेस्ट सीन है। फिर उसके बाद भूल भुलैया का रोल, आई थिंक वो तो आइकॉनिक है। पूरा इंस्टाग्राम आपके आगे पीछे आपके बारे में उसके ऊपर रील्स बनाता है, उसमें लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर एक कैरेक्टर है वक्त का, दैट इज़ आई थिंक वो मेरी फैमिली का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, सिर्फ मेरा नहीं, और वो इतना आइकॉनिक है, लोगों को इतना पसंद आता है। फिर हंगामा, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज। देन एक कैरेक्टर है, शायद मे बी किसी ने आपको आज तक बोला है कि नहीं बोला है, एक मूवी थी जिसमें आप सोहेल खान के साथ थे, जिसमें आप नेगेटिव रोल में हो, गैंगस्टर के साथ हो, राइट? मैंने दिल तुझको दिया। क्या रोल है, बहुत कम है बहुत, लेकिन उसके बाद भी बहुत इम्पैक्ट है उसमें। लगता है कि ऐसे मैंने लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है, बॉम्बे में कोई आदमी को जो ऐसा घूमता है, नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा उस कैरेक्टर से आपने तो ऐसा दिलवा दिया कि हाँ, रियलिटी में ऐसा कैरेक्टर कहीं पे होगा जो सेम ऐसी चीज़ करता है। तो हर रोल इतना परफेक्ट कैसे चूज करते हो? देखिए, रोल मिलना ये आपके बस में नहीं, क्योंकि रोल लोगों की चॉइस होती है कि डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कौन से रोल में फिट हैं। लेकिन आपके पास में रोल पाते हुए एक अपॉर्चुनिटी है कि रोल डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आपको दिया, राइटर ने आपको दिया, और एज एन एक्टर आपको ये रोल मिला, तो आपके अंदर एक ऑडियंस भी है, एक इंसान भी है। तो आपको अपने उस कैरेक्टर को पहले ऑडियंस के रूप में देखना पड़ेगा,
और मुझे लगता है कि मैं पहले जो रोल मिलता है पहले उसको समझने के बाद में एक ऑडियंस के रूप में पहले उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ऑडियंस बैठा हूँ तो ये मुझे हंसी या मुझे प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर उसमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अपने जज हो नहीं सकते हो, हाँ, तो फिर लग रहा है कि जो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो पता लग जाता है कि खाना टेस्टी है या खाना टेस्टी नहीं है। तो दुनिया की हर माँ जब कढ़ाई से एक हल्का सा जिससे वो सब्जी चलाती है ना, वो सब उस करछुल से करछी से ऐसे लेती है, 2 बूंद ऐसे रखती है ऐसे कि ताकि जूठा भी ना हो, और फिर ऐसे करके उसको पता लग जाता है कि पूरी सब्जी ठीक होगी। तो सबसे बड़ी टीचर किचन में काम करने वाली, वो चाहे वो शेफ हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, रसोइया हो, अगर वो सब्जी उसकी बिल्कुल मस्त बनती है तो वो 2 बूंद पहले टेस्ट करता है। तो आप एक अभिनेता के रूप में जब कोई रोल करने जा रहे हो तो एक बोलते हैं कि एक ऑडियंस का टेस्ट बनके तो उसको चख लेना चाहिए पहले। चख लेना चाहिए, और उसका शबरी सबसे बेस्ट उदाहरण भी है। तो आप जब स्क्रिप्ट आती है तो पहले इमेजिन करते हो कि ऑडियंस बन के कैसा लगेगा? बिल्कुल, और ये सिचुएशन में ये कैसा लगेगा और ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिचुएशन ये है, कहानी ये है, अभिनेता ये है, डायरेक्टर ये है, इंटरप्रिटेशन ये है, सामने वाले के साथ एंगेजिंग ये है, एक्शन रिएक्शन ये है। ये आप विजुअल तो एज एन एक्टर जो कलाकार है वो विजुअल देखने में माहिर होता है कि विजुअली आप पर्दे पे पहले सीन देखते हो तभी तो उसको एज एक्टर डिजाइन कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में आपको 1 बूंद चख लेना चाहिए, चख के और उस पे इमेजिन करना चाहिए कि ये करेक्ट सुर लाएगा कि नहीं, तो करेक्ट सुर खोजता रहता हूँ उसके लिए। अब एक क्वेश्चन था इस पे मेरा कि मैं इसी की रिसर्च के दौरान जब देख रहा था तब एक बड़ा अनोखा आर्टिकल लिखा था, शायद स्कूप वूप ने लिखा था, कि बॉलीवुड में कॉमेडी और कॉमिक एक्टर्स अब मिस हो रहे हैं, बहुत टाइम से मिसिंग है। एंड उस आर्टिकल में ऐसा था कि कहाँ पे चले गए बॉलीवुड के सारे कॉमेडी एक्टर्स, जहाँ पे आपका एक नाम था, संजय मिश्रा सर का नाम था, विजय राज सर का नाम था, जॉनी लीवर सर का नाम था, बहुत सारे थे कि ये इनके बिना कोई पिक्चर पॉसिबल नहीं थी पहले, इतना आइकॉनिक होते थे। अब वो नहीं रहा। तो डू यू थिंक कि कॉमेडी एरा अब पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, जितने आपने नाम लिए हैं आज ये बेस्ट काम कर रहे हैं सब, और बॉलीवुड का बेस्ट हिस्सा बने हुए हैं। हमारे भी 10-12 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, और जितने नाम लिए हैं सब लगभग देखिए बॉलीवुड में ये यार सबसे कि हमारा बॉलीवुड ऐसा है कि हमेशा आपको आपके टैलेंट के हिसाब से, चाहे आप 25 साल के हो चाहे 75 साल के हो, बॉलीवुड ने हमेशा आपका यूटिलाइजेशन ही किया है। आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है वो मैटर करता है। लेकिन बॉलीवुड जो है वो कभी, जो हमें 25 साल हो गए काम करते, बॉलीवुड जो आपके अंदर का टैलेंट है तो उसको आप कभी छोड़ा नहीं बॉलीवुड ने। एक छोटा सा उदाहरण है कि कितने इनाम रखी सरकार हम पर, साभा पूरे 50,000, 75 में फिल्म रिलीज हुई, आज तक साभा को भी नहीं छोड़ा बॉलीवुड ने कभी, ऑडियंस ने। तो ऑडियंस और एक्टर का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत पुराना और बहुत ही डायरेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, कभी 2-4 साल अप एंड डाउन नहीं आया, किसी का काम नहीं आया, कोई दूसरा काम प्लान कर रहा है या थोड़ा सा ब्रेक लिया, या वो अलग बात है। लेकिन जितने अभिनेताओं, और भी उसमें 10 अभिनेता जोड़ लो,
तो अच्छा काम कर रहे थे, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और आज से नहीं, हर दशक में मतलब हर दशक में सिनेमा ने एक अलग अलग डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएट किए हैं। मेरा क्वेश्चन इस तरीके पे ज़्यादा था कि ये सारे जो एक्टर्स हैं ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह हैं, पर बॉलीवुड में जिस टाइप की मूवीज़ आती थी वैसी मूवीज़ आना बंद हो गई जहाँ पे कॉमिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब काफ़ी टाइम से वो नहीं आई है, लाइक गुड कॉमेडी नहीं आई है। जैसे अगर आप न्यू एक्टर्स देखो तो न्यू एक्टर्स में डू यू थिंक कि अभी कोई मतलब आप लोगों की क्लास के बाद उस लेवल पे कोई कॉमेडी करता है? नहीं, वो करते, बहुत सारे लोग करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अभी न्यू क्लास ऑफ एक्टर्स में, न्यू क्लास पे अभी हम जिंदा हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया गोल है। जब हम बच्चे थे तो यही क्वेश्चन हमारे सीनियर से पूछा गया था। ये दौड़ है। जॉनी वॉकर साहब से पूछी थी एक बात बड़ी कमाल की, तो उनसे कहा कि अभी कैसा लगता है कि नए एक्टर काम करते हुए आपको ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि ये दौड़ है कि गए और अपनी जर्नी में पहाड़ी छू के आ गए, गए टॉप पे चढ़ के आ गए। क्योंकि टॉप पे, क्योंकि कभी कोई रुक नहीं सकता, चाहे वो ट्रेजिडी एक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी एक्टर, कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, क्योंकि ये ना सर्कुलेशन है। एक थॉट आया, एक थॉट पूरी दुनिया देखा, अब फिर मतलब फिर दूसरा थॉट को जाना है उधर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा काम कर गया वो भी उतने ही माने रखता है, जो अच्छा काम कर रहा है वो भी उतने ही माने रखता है, जो अच्छा काम करेगा वो भी। मनोरंजन जिंदाबाद। मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक और अक्षय कुमार सर का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने बोला कि जो कॉमेडी एक्टर्स हैं इस कंट्री में, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली, उन्हें ना उनके ड्यूज़ नहीं मिलते। कॉमेडी एक्टर्स कभी भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं जीतते। आपको रोमांस या ट्रेजेडी करनी पड़ेगी तो आपको बेस्ट एक्टर मिलता है। इस कंट्री में ज़्यादा उनको ड्यू नहीं दिया जाता है। डू यू बिलीव, आपको लगता है ये सच बात है? उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इसके बारे में। हाँ, तो अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट है और इतनी सालों से सेवा है, बहुत मेहनत है, और आज तक, और अगर उनके, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर वो आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो कोई तो उसमें चिंतन की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के आदमी को जब ऑस्कर मिल सकता है, तो यहाँ पे पार्टनर करने पे, या कोई कॉमिक जिसने फिल्म में खूब धंधा किया तो उसमें बेस्ट एक्टर क्यों नहीं मिल सकता है? या बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल को सेकंड कैटेगरी क्यों है? क्योंकि शरीर में जब 9 रसों में सबसे हाईलाइट है, तो ये तो मैं भी कहता हूं कि ड्यूज सबके मिलने चाहिए, उससे सिनेमा और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए डेविड धवन साहब हैं या प्रियदर्शन साहब हैं, उनकी मतलब, जैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि सुपर हिट फिल्मों में डेविड साहब, प्रियदर्शन जी, ये ऐसे डायरेक्टरों के बहुत फिल्में, बहुत बड़ा रेशो है हिट करने की। 10 बनाई तो 8 सुपर हिट। उनको कभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला। तो सोचने की बात। हाँ, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है। इस पे तो 2-4 घंटे की चर्चा भी कम है। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए अगर अवार्ड बनते हैं तो एंटरटेनर को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो कैटेगरी अगर कि ये कॉमर्शियल फिल्म है, सुपर हिट है, तो उसमें कैटेगरी की कौन सी किसको मिलेगा? तो ये तो 50 साल की ऐसा, क्योंकि मैं इसमें कभी एक्चुअली इस बारे में कभी इतना सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस सोचने से कुछ होता नहीं है। ऑडियंस के गोदी के मतलब वो लोग खिलौने बन के रहें। और आई थिंक दुनिया की अगर ऑडियंस साथ है, माता पिता साथ हैं, गुरु साथ में, ऊपर वाला साथ में है,
तो आपके पास बहुत कुछ है जिसको यूटिलाइज करना ही मुश्किल है। और बी पॉजिटिव, कल हमारा है। तो कल हमारे से हम कल जो लॉन्च होगा, आपका काम चालू है, राइट? कल लॉन्च होगा मतलब आने वाले कल में लॉन्च होगा, नॉट एग्जैक्ट कल। सर ये बहुत एक बोलते हैं ना कि फिल्मी सफ़र में काम करते करते एक अच्छी फिल्म जब झोली में आ जाती है तो उसको काम करने का बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। थैंक यू ZEE5 जिनके प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म को रिलीज़ करने का सौभाग्य मिला है। 19 अप्रैल को ये जी स्टूडियोज़ में ZEE5 पे जो है रिलीज़ हो रही है। सब बिल्कुल कितनी देर की पिक्चर है? 1.5 घंटे की। और कोशिश करिएगा प्लीज़ कि बड़े एक बहुत ही 50 साल से एक ऐसी समस्या जिसमें कितने सारे इंसिडेंट, कितने सारे वो हमारी अवेयरनेस ना होने के लिए, जागरूकता ना होने के लिए, हम समस्या जानते हैं लेकिन उसके प्रति जागरूक हैं लेकिन उस पर हम नहीं सल्यूशन लाते हैं। तो आई थिंक काम चालू है। पिछले 20-25 साल में बहुत सारी लीडिंग फिल्में करने का मौका मिला, लेकिन पलाश मुच्छाल के साथ में ये जो फिल्म करने का सौभाग्य मिला है, इसमें संतुष्टि बहुत मिली। एक तो एक फादर की भूमिका करने का मौका मिला, और फादर डॉटर की क्या रिलेशनशिप होती है, आई थिंक देश दुनिया का हर फादर इस फिल्म को अपने आप से रिलेट करेगा। लेकिन जो इस फादर ने झेला है या वो आज तक झेल रहा है, यही जागरूकता समाज में लाने के लिए ये फिल्म जो है बनाई है। क्योंकि ये पिछले 50 साल की अगले 50 साल की समस्या है। क्या है समस्या? गड्ढे भरना, हमारे घर के आसपास के गड्ढे। क्योंकि हम कोई भी चीज़ निर्मित होगी, चाहे मकान हो, चाहे नाली हो, चाहे कोई भी, उसमें गड्ढा करना पड़ता है। और जब वो काम हो जाए तो वो गड्ढा पाटना भी उतनी जिम्मेदारी है। क्योंकि गड्ढा निर्माण करने के लिए गड्ढा किया और आपने वो निर्माण हो गया और फिर गड्ढे को लाइटली ले लिया, तो वो गड्ढा कई लोगों की जान ले लेता है। कभी उसमें गाड़ी गिरती है, कभी बच्चा गिरता है, कभी जानवर गिरता है, कभी किसी। तो ये फिल्म जो है